गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मेंडल के फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था, सेकंड लॉ को भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स थर्ड लॉ। और उस थर्ड लॉ को समझने के लिए आज हम लोग को डील करना होगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर का दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग लिए थे, टॉल और ड्वार्फ। वो दोनों हाइट का ही एक कैरेक्टर है, तो उसके बेसिस पे वो मोनोहाइब्रिड था। लेकिन आज का हमारा क्रॉस है डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए हम लोग दो प्लांट लेंगे। एक प्लांट का टॉल हाइट होना चाहिए, टॉल प्लांट, और दूसरे प्लांट का हाइट होगा उसके कॉन्ट्रास्टिंग में ड्वार्फ। और क्योंकि ये डायहाइब्रिड बनाने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए यहां टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एक और कैरेक्टर हम लोग ले लेंगे विथ राउंड सीड, कि पी प्लांट का हाइट टॉल है और उसका सीड का शेप राउंड है। ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सीड, विथ रिंकल सीड मतलब पी प्लांट का हाइट ड्वार्फ है और उसका सीड का शेप रिंकल है। राउंड का कॉन्ट्रास्टिंग रिंकल एंड टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग ड्वार्फ। और इन दोनों प्लांट का हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। इसके पॉलिन ग्रेन के इसको स्टिग्मा पे प्लेस किया जाएगा एंड आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और हम लोग जैसा पहले भी बताए हैं कि जहां से भी हम लोग क्रॉस शुरू करते हैं वो हमारा पैरेंटल जनरेशन है। ठीक है। एंड पैरेंटल जनरेशन का जो ये कैरेक्टर यहां लिखा हुआ है ये ऑब्जर्वेबल है, दैट मीन्स इट इज द फिनोटाइप। लेकिन इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल जो हम लोग अलील से शो करते हैं, टॉल को कैपिटल टी एंड राउंड को कैपिटल आर। ठीक है। ड्वार्फ प्लांट के लिए भी जो जेनोटाइप है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, वो स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, क्योंकि ड्वार्फ एंड रेसेसिव आर रेसेसिव with respect to tall and round, and tall and round are dominant with respect to dwarf and wrinkle seed. क्लियर। जब ये जेनोटाइप हम लोग लिख लिए तो पहले भी क्या किए थे, गैमेट बनाए थे। ठीक है। जिसमें हम लोग बोले थे कि अलील जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और यही हमारा सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पे कैपिटल आर है। इसमें भी गैमेट बनेगा तो टी को टी के साथ नहीं रखा जाएगा, आर को आर के साथ भी नहीं रखेंगे। ठीक है। लेकिन टी और आर दो डिफरेंट अलील्स है, दो डिफरेंट कैरेक्टर का। ठीक है। कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या हुआ कि जो अलील्स है उनका असॉर्टमेंट, उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट मैनर में होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी cannot be with capital T in a gamete, but थर्ड लॉ यही हम लोग को सजेस्ट करता है कि कैपिटल T कैन बी विथ कैपिटल R, मतलब ये दो एक साथ गैमेट में आ सकते हैं। लेकिन कैपिटल T एक साथ गैमेट में नहीं आ सकता, ये गैमेट नहीं बनेगा। ना ही कैपिटल R एक साथ आ सकता है, मतलब ये भी गैमेट नहीं बनेगा। समझे। और उसी तरह से हम लोग यहां पे भी देख सकते हैं कि स्मॉल टी स्मॉल आर है, तो इससे भी जब गैमेट बनेगा तो स्मॉल आर एक साथ आ सकता है। मींस अलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट, बट अलील्स ऑफ सेम कैरेक्टर कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम गैमेट। क्लियर। अब जब एक गैमेट और दूसरा, दो गैमेट बन चुका है, सपोज कर लेते हैं हम लोग का मेल प्लांट, हम लोग इसको बनाए थे, मतलब इसका मेल पार्ट इस्तेमाल किया गया, और इस प्लांट का हम लोग फीमेल पार्ट यूज किए। तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, तो जाइगोट। ठीक है। एंड द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग को मिलेगा कि कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ वापस आ गया, कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ वापस आ गया। ठीक है। तो क्योंकि यहां पे दो हाइब्रिड बन गया है, एक टॉलनेस के लिए भी, एक राउंडनेस के लिए भी, इसीलिए हम लोग इसको डाई हाइब्रिड कहेंगे। और इस क्रॉस का नाम इसी वजह से क्या रखा गया, डायहाइब्रिड क्रॉस।
इस डाइहाइब्रिड का कैरेक्टर कैसा नजर आएगा? तो वही लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा कि स्मॉल टी के प्रेजेंस में कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल टी सप्रेस हो जाएगा, और इसलिए इस प्लांट का हाइट टॉल होगा। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर को सप्रेस कर दिया और खुद को एक्सप्रेस किया, इसलिए टॉल प्लांट के साथ यहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा राउंड सीड, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है यहां पे, क्लियर? अब इसका भी हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, और सेल्फिंग के लिए इसी का हम लोग मेल गैमेट बनाएंगे और इसी जेनोटाइप से फीमेल गैमेट भी, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए हम लोग इस सेम जेनोटाइप को दोबारा लिख लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ताकि इधर से भी हम लोग गैमेट बना सकते हैं, इधर से भी गैमेट बना सकते हैं। इस बार हम लोग करना क्या है, इसको ही हम लोग मेल लेंगे और इसी प्लांट का फीमेल पार्ट को यूज किया जाएगा। दो डिफरेंट प्लांट यहां से यूज नहीं करना है, सिंगल प्लांट यूज करेंगे। सिंगल प्लांट, क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो ये बाइसेक्सुअल में हम लोग का मेल पार्ट भी है, बाइसेक्सुअल में फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट का जेनोटाइप वही होगा जो पेरेंट प्लांट का है, और फीमेल पार्ट का भी वही जेनोटाइप होगा जो पेरेंट का है, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग जो है इन दोनों का है, फर्स्ट जनरेशन का, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन, समझे। एंड फॉर मेकिंग F2 जनरेशन इन दो पार्ट्स को भी गैमेट बनाना होगा, ठीक है। कि ये जो हम लोग का कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, इससे हम लोग को गैमेट बनाना है। अब यहां पे भी प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को क्या कहा गया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ नहीं रह सकता एंड कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ नहीं रह सकता। मतलब क्या यहां पे ऐसा 4 गैमेट बनेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यही बोलता है कि अलील्स ऑफ सेम कैरेक्टर कैन नॉट बी प्रेजेंट विथ टुगेदर, टुगेदर एक साथ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ नहीं मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ नहीं मिलेगा? ऐसा 4 बनेगा, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल अपने थर्ड लॉ को दिए कि अलील्स ऑफ सेम कैरेक्टर कैन नॉट बी प्रेजेंट इन सेम गैमेट, बट alleles of different character can segregate independently। मतलब कि कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ गैमेट बना सकता है, एज वेल एज कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी गैमेट बना सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वे में सेग्रीगेशन हो रहा है। कि ऐसा कि कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ गैमेट बना लिया तो अब स्मॉल आर के साथ नहीं बना सकता, ऐसा नहीं होता। जब भी गैमेट बनेगा तो दो डिफरेंट कैरेक्टर के अलील्स एक दूसरे के साथ गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो ये गैमेट बनता है ये प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे हम लोग दो कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। लाइकवाइज यहां पे भी कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ गैमेट बनाया, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ गैमेट बना सकता है, एंड स्मॉल टी भी कैपिटल आर के साथ गैमेट बना सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ भी गैमेट बना सकता है, ठीक है। तो अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गैमेट इंडिपेंडेंटली। क्लियर? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहां पे 4 टाइप का गैमेट बना दिए डाइहाइब्रिड से, समझे। सिमिलरली हम लोग का कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इधर भी है फीमेल के लिए, जो हम लोग का फीमेल प्लांट पिछले स्लाइड में देखे कि ये फीमेल प्लांट है, ठीक है, यह फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसका भी जेनोटाइप सेम है, तो उससे भी जो गैमेट हम लोग को कितना मिलेगा? 4। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। अब 4 गैमेट इधर, 4 गैमेट इधर, इनके फॉर्मेशन से, इनके फ्यूजन से 16 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल बनेगा। अब वो 16 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल बनाने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। पुनेट स्क्वायर जो बताया गया था रेजिनेल्ड सी पुनेट ने बनाया था, ठीक है, जिसमें जितने नंबर ऑफ गैमेट्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस रहेगा। जैसे उधर 4 है तो ये 4 को इधर लिख दिया, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। गैमेट है तो उसको सर्कल करना भूलना नहीं है। गैमेट को शो करने के लिए हम लोग सर्कलिंग करते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग शो कर दिए कि ये फीमेल हो गया, और इधर हम लोग का मेल गैमेट को शो करेंगे, सेम यही 4, तो इधर फिर से हम लोग 4 लाइन बना लेंगे, ठीक है, 4 बॉक्सेस, ठीक है। तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर,
कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इन दोनों का फ्यूजन करेंगे जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किए थे। बस ध्यान ये रखना है कि कैपिटल टी कैपिटल आर इनके फ्यूजन से बनेगा। इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये टी आर है और ये टी आर है तो ऐसा लिख दिए। दिस इज द रॉन्ग वे। राइट वे इज दैट कि तुम सेम अलील्स को एक साथ रखेगा, सेम कैरेक्टर्स के अलील को, भले वो दोनों अलग अलग जगह पे है लेकिन जब साथ में आएगा तो वो दोनों को साथ में ही लिखना होगा एक साथ, कि कैपिटल टी कैपिटल आर। इसको भी करना है तो ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस फीमेल गैमेट को इस मेल गैमेट के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। ठीक है, ये दोनों को भी फ्यूज करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब उसी तरह से सारे बॉक्सेस को हम लोग यहां पे फिल कर लेंगे। फ्यूजन करवाते जाना है। इस बार इसको इसके साथ फ्यूज करवाएंगे। बस ऐसा समझ लो ये लेंथ है ये ब्रेथ है, मल्टीप्लाई करके लिख देना। बस ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स अगर सेम रहेगा तो उनका अलील को एक साथ लिखना है, जैसे कि कैपिटल टी के बाद स्मॉल टी, ना कि कैपिटल टी के बाद स्मॉल आर। इसको और इसको फ्यूज कर रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा डोमिनेंट अलील को पहले लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ना कि हम लोग स्मॉल आर कैपिटल आर लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वे। हम लोग को यह भी ध्यान रखना है कि गलत कहां होता है, क्योंकि अगर गलत नहीं मालूम होगा तो सही नहीं कर पाएंगे, खासकर इस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग का कैपिटल टी स्मॉल आर समझे। अब यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर। तो सारे बॉक्सेस को हम लोग इसी वे में फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पुनेट स्क्वायर रेडी हो गया। ठीक है, अब इस पुनेट स्क्वायर से हम लोग ये बता सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स आर विथ डोमिनेंट कैरेक्टर, आर विथ डबल डोमिनेंट। डबल डोमिनेंट का मतलब हुआ दोनों कैरेक्टर अपने डोमिनेंट फेज में है। जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो ये टॉल राउंड है, तो हम लोग यहां पे एक कैरेक्टर लिख लिए, फेनोटाइप टॉल राउंड आएगा। टॉल प्लांट विथ राउंड सीड अगर देखा जाए, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ये हम लोग को एक मिला। ठीक है, इसको भी देखा जाए तो ये भी तो हम लोग का टॉल राउंड है, तो हम लोग एक और लाइन बना लिए। ये भी देखा जाए तो टॉल राउंड है, जेनोटाइप ये है, लेकिन जो यहां पे दिख रहा हो फेनोटाइप, तो ये भी टॉल राउंड। इसको भी देखा जाए तो टॉल राउंड। ठीक है, यहां पे भी देखा जाए तो टॉल राउंड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टैली मार्क्स पढ़े ही हम लोग। ठीक है, तो वहां पे 5 हो गया। अब ये आया टॉल के साथ रिंकल, ये एक न्यू कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम लोग फिर से एक और फेनोटाइप लिख लेंगे, टॉल प्लांट विथ रिंकल सीड। टॉल प्लांट विथ रिंकल सीड, और ये हम लोग को अभी एक मिला है। फिर से टॉल राउंड, टॉल एंड रिंकल, तो यहां आ गया। इसको देखा जाए तो टॉल राउंड, और यहां पे एक न्यू फेनोटाइप आया, ड्वार्फ के साथ राउंड, ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ प्लांट विथ राउंड सीड, ये एक मिला हम लोग को। ठीक है, इसको भी देखा जाए तो ड्वार्फ एंड राउंड, तो एक और मिल गया। इसको देखा जाए तो टॉल राउंड, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, फिर टॉल के साथ रिंकल, ये हम लोग का सेकंड फेनोटाइप। ड्वार्फ के साथ राउंड, थर्ड फेनोटाइप, एंड ड्वार्फ के साथ रिंकल, ये एक न्यू फेनोटाइप आया, ड्वार्फ के साथ रिंकल, ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सीड। ये कितने प्लांट है तो 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि फेनोटाइप 4 टाइप का आया, जेनोटाइप इतना है हमारा, समझे। लेकिन अगर फेनोटाइप का बात करें तो 4 फेनोटाइप है। 4 फेनोटाइप में हम लोग अगर बोले फेनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है, फेनोटिपिक रेशियो कहेंगे ये टोटल कितना हो गया तो 9, ये 3, ये कितना 3 और ये 1, तो 9:3:3:1।
क्लियर है? ठीक है, तो फेनोटाइपिक रेशियो, जिसको और एक हम लोग नाम देते हैं डाइहाइब्रिड रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो जो रहेगा उसको हम लोग डाइहाइब्रिड रेशियो कहेंगे। अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो मोनोहाइब्रिड रेशियो, ठीक है, मतलब कि वो फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का डाइहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, जिसमें हम लोग समझे कि थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन सेग्रीगेट मतलब डिवाइड होना, बटना, डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, अलग होना। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाला केस है तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ गैमेट बना सकता है, और जितना प्रोबेबिलिटी ये बनने का है उतना ही कैपिटल ए स्मॉल बी बनने का भी है, उतना ही प्रोबेबिलिटी स्मॉल ए कैपिटल बी बनने का भी है, और उतना ही प्रोबेबिलिटी स्मॉल ए स्मॉल बी बनने का भी है। समझे? सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हिच स्टेट दैट कि alleles of different genes segregate independently and are distributed independently to the gametes। gametes में जब भी फॉर्मेशन गैमेट का होगा तो अलील्स का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट वे में होगा दूसरे जीन का। ठीक है, डिफरेंट जीन के अलील्स, डिफरेंट जीन का अलील मतलब जैसे एक जीन का अलील है कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे जीन का अलील है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो वन का कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी गैमेट बनाता है, वन का कैपिटल ए टू का स्मॉल बी के साथ भी गैमेट बनाता है, वन का स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी गैमेट बनाता है, एंड वन का स्मॉल ए टू के स्मॉल बी के साथ भी गैमेट बनाता है। क्लियर? सो ये हमारा मेंडल का थर्ड लॉ था। ठीक है, मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए थे, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके वो तीन तरह का लॉ डिराइव किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? मेंडल आखिरकार अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को क्यों चूज किए? क्योंकि पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों वहां पे पॉसिबल था। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि 3 मंथ में पी प्लांट का कल्टीवेशन किया जा सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। ठीक है, मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट यूज किए उसमें पी प्लांट में डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसमें हम लोग 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट वाला कैरेक्टर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें हाइट के लिए टॉल और डॉर्फ, ये कॉन्ट्रास्टिंग है। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट में इजीली ऑब्जर्वेबल था। तो इन सभी पॉइंट्स के वजह से मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को चूज किए थे। क्लियर है? ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जैसे हम लोग बोले कि डीएनए का एक सेगमेंट होता है जीन, ठीक है, लेकिन ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? डीएनए का एक सेगमेंट, सपोज कर लेते हैं ये सेगमेंट है जीन का, डीएनए का एक सेगमेंट है जिसको हम लोग जीन कह रहे हैं, जीन, ठीक है, कॉल्ड इट एज 1, जीन 1। ये जीन 1 अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, तब यहां पे एक्सप्रेशन कैसे होगा? ठीक है, तो जीन का एक्सप्रेशन के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसका आरएनए बनाएंगे। अब ये आरएनए क्या होता है? ठीक है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जीन 1 आरएनए बनाया एंड दिस आरएनए रिचेस टू द राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम तक पहुंचेगा एंड वेयर प्रोटीन इज सिंथेसाइज, प्रोटीन इज सिंथेसाइज। राइबोसोम जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, वहां पे ये जीन 1 पहले आरएनए बनाया और आरएनए को राइबोसोम तक पहुंचा करके प्रोटीन का सिंथेसिस करवाया। ठीक है, और जैसा ये प्रोटीन होगा उसके अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो बाय दिस वे जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, कि अगर हम लोग मान ले कि ये जीन 1 ग्रोथ हार्मोन के लिए है, ग्रोथ हार्मोन का जीन है, तो ये ग्रोथ हार्मोन का आरएनए बनाया, ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन बना। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन खुद ही एक प्रोटीन है। जितना ये प्रोटीन बनेगा उतना ज्यादा उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब कि उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि ग्रोथ हार्मोन का जीन है,
इससे जितना ग्रोथ हार्मोन बनेगा उतना उस इंडिविजुअल का ग्रोथ होता है। क्लियर है? ठीक है। अब मेंडल के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी चीज समझे कि हम लोग में जो जीन मिल रहा है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, जीन ऑलवेज अकर्स इन पेयर। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें ये डीएनए जीन 1 जो है ग्रोथ हार्मोन का जीन है, तो उसी इंडिविजुअल में एक और हम लोग को क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। ठीक है, वही जीन हम लोग का, ठीक है, किसका है? तो वो भी ग्रोथ का होगा। ये भी जीन 1 है, ठीक है, जो किसका है? ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का मान लो कि ये डोमिनेंट वाला केस है। ठीक है, और यहां पे हम लोग का रेसेसिव वाला केस है। अगर हम लोग को ये दो हम लोग को हाइब्रिड वाला कंडीशन मिल जाए, ठीक है, कि किसी भी इंडिविजुअल में एक जीन हम लोग को ये मिल रहा है और एक और उसका पेयर है, तो अगर हम लोग का ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो रेसेसिव अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा और इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर नहीं बनेगा। यहां पे किसके अकॉर्डिंग बनेगा? अब यहां पे ये डोमिनेंट है, क्योंकि हम यहां मेंशन किए कि ग्रोथ हार्मोन जो इस साइड बनाया गया है वो डोमिनेंट है। तो अब ये अपना आरएनए बनाया, ये अपना आरएनए से फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, और जितना प्रोटीन बनेगा उसके अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है। रेसेसिव जीन डोमिनेंट के सामने कभी एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब जो रेसेसिव जीन इसमें है वो इसका अलील कहलाएगा। ठीक है, रेसेसिव अलील। और जो जीन हम लोग का ये डोमिनेंट वाला है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि वो डोमिनेंट अलील है। ठीक है, ये हम लोग का कैपिटल जी को शो कर रहा है और ये स्मॉल जी का। एक्सप्रेशन तो केवल एक का होगा। अगर दोनों डोमिनेंट होता तो दोनों में किसी एक का ही होता, दोनों रेसेसिव होता तो दोनों में किसी एक का ही होगा, और डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों रहेगा तो ऑलवेज डोमिनेंट गेट एक्सप्रेस, जो हम लोग का लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग समझे। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड जैसा प्रोटीन बनता है उसके अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टर होता है। क्लियर है? ठीक है, आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल का सेक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो बनेगा ह्यूमन बीइंग में। शुरुआत करते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग से ही, कि ह्यूमन बीइंग में जो मेल और फीमेल बनता है ये डिटरमाइन हो जाता है, ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड रहेगा, जन्म होने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, कि वो इंडिविजुअल मेल है या फीमेल। तो कैसे होता है? तो इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग के हर एक सेल में, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, या 46 क्रोमोसोम के जगह 23 पेयर कहना ज्यादा सही है। ठीक है, कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। पेयर का मतलब अगर हमारे पास 1 क्रोमोसोम है तो उसका एक और पेयर, 2 क्रोमोसोम तो उसका और एक पेयर, 3 क्रोमोसोम तो 3 का पेयर, और ऐसा करके 22 क्रोमोसोम है तो 22 का पेयर। ठीक है, और थर्ड या 23rd नंबर वो एक्स रह सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये एक्स के साथ वाई मिले। द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करवाएगा कि वो इंडिविजुअल मेल है या फीमेल। जैसे अगर एक्स एक्स रहेगा पेयर में, लास्ट में एक्स एक्स रहेगा, मतलब ये फीमेल इंडिविजुअल है ह्यूमन बीइंग के केस में, और एक्स वाई रहेगा तो इसका मतलब वो मेल इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्स का मतलब फीमेल, एक्स वाई का मतलब मेल। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि एक ह्यूमन बीइंग है, मेल ह्यूमन है। मेल ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी में गैमेट बनाएगा। ठीक है, और मेल ह्यूमन बीइंग का हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, और जब ये गैमेट बनाएगा मतलब ये मेल इंडिविजुअल है तो क्या बनेगा? स्पर्म, और गैमेट बनेगा तो यहां पे भी क्या होगा? 46 हाफ हो जाता है 23 पेयर क्रोमोसोम में। ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, 1 और 1 साथ में नहीं रहेगा, 2 और 2 एक साथ नहीं रहेगा, अलग अलग स्पर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का 46 के जगह हम लोग ज्यादा सही है कि इसमें क्या लिखे? यहां पे हम लोग 46 के जगह पे लिखेंगे 44। ठीक है, या फिर हम लोग मेल ह्यूमन बीइंग है तो इसमें लिखेंगे हम लोग 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि मेल में 44 ये रहेगा पेयर वाला तक 22 तक। ठीक है, एंड मेल के पास एक्स वाई वाला है,
और जब गैमेट बनेगा तो इसका 22 एक एक्स के साथ आ जाएगा और दूसरा 22 जो बचा हुआ है वो वाई के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो स्पर्म बना वो दो टाइप का बना। ठीक है, कि स्पर्म यहां पे दो टाइप का बन रहा है, वन हैविंग एक्स क्रोमोसोम एंड वन विथ वाई क्रोमोसोम। सिमिलरली अगर हम लोग फीमेल को बनाए, ठीक है, फीमेल इंडिविजुअल मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग को ले ले, फीमेल ह्यूमन इनको लेकर के, ठीक है, इनके ओवरीज में अगर बात किया जाए तो 44 प्लस XX वाला कंडीशन होगा जैसा अभी जस्ट बताया गया, और इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो पेयर वाले क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, तो 22 अलग हो गया इसका 44 का, क्योंकि 44 तो है नहीं, वो 22 पेयर है। ठीक है, तो एक सेट इधर आ गया, एक सेट इधर, और एक एक्स इसके साथ आ गया, एक एक्स इसके साथ आ गया, मतलब यहां पे ओवम बना, ये भी ओवम है, ठीक है, और ये भी ओवम है, बट दोनों तो एक जैसा है, तो दोनों को साथ में क्यों लेके चलना। ठीक है, इसमें भी 22 प्लस एक्स है और ये भी 22 प्लस एक्स है। ठीक है, दोनों हमारा 22 प्लस एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ओवम को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट एक के साथ आएगा वही रिजल्ट दूसरे के साथ भी है। मतलब इससे हुआ कि एक मदर जो है वो सिंगल टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म करती है एंड फादर जो है वो दो टाइप का स्पर्म बनाता है। ठीक है, अब स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, तो ये 22 आ गया साथ में, तो 44 प्लस XX आएगा। इसका मतलब ये कैसा चाइल्ड बनेगा, तो डॉटर। ठीक है, और ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का 44 प्लस XY बनेगा, मतलब कि एक सन। समझे, तो इस क्रॉस से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक फादर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हैविंग डॉटर और सन चाइल्ड, क्योंकि फादर प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमेट बट मदर प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। मदर जो है वो सन और डॉटर दोनों को बनाने के लिए एक ही टाइप का गैमेट बना रही है, एक ही टाइप का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों में जा रहा है। 22 प्लस एक्स डॉटर को भी मिला, 22 प्लस एक्स सन को भी मिला। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में आज के डेट में तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे मदर को रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है फॉर हैविंग अ डॉटर चाइल्ड, जो बिल्कुल गलत है, साइंटिफिकली गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक मदर जो है वो सिंगल टाइप का गैमेट बनाई है और फादर दो टाइप का स्पर्म बनाया। मदर केवल एक ही टाइप का गैमेट दोनों को प्रोवाइड करेगी इक्वली। कह सकते हैं कि जो डॉटर को मदर से मिला वही सन को मदर से मिल रहा है। फादर के पास दो टाइप का स्पर्म है, इसलिए डॉटर और सन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो हमारा ये ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन था, लेकिन कुछ और भी एनिमल्स है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें क्रोकोडाइल का, ठीक है, क्रोकोडाइल या एलिगेटर का, ये लोग रेप्टाइल्स है। ठीक है, और रेप्टाइल जो है वो एग ले करते हैं। ठीक है, कि ये दोनों एनिमल जो है वो एग ले करेंगे जैसा बर्ड्स करते हैं। समझे, और एग का इंक्यूबेशन किया जाएगा। इंक्यूबेशन का मतलब हुआ इसको हीट पीरियड देना। ठीक है, मदर जो रहेगी वो एग के ऊपर या इसको एक वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और उस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन करना मतलब एग को एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना। समझे, और उसके बाद इस एग का हैचिंग होगा। नॉर्मली बर्ड में ये काम होता है। ठीक है, बट बर्ड्स के केस में वहां पे भी क्रोमोसोम या कहो कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है कि एक इंडिविजुअल मेल होने वाला है या फीमेल। ह्यूमन बीइंग में जैसा हम लोग देखें कि क्रोमोसोम बताएगा कि वो मेल है या फीमेल। XX रहेगा तो फीमेल, XY रहेगा तो मेल। बट इन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर जो एग है उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मिलेगा इस एग को, तो ये एग कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो फीमेल में। ठीक है, और अगर ये एग को 34 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा मिल जाए, ठीक है, मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन पीरियड में दिया जाएगा, तो ये एग का जो इंडिविजुअल है वो बनेगा मेल। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेल और फीमेल बनना क्रोकोडाइल और एलिगेटर के केस में ये डिसाइड करता है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना उनको इंक्यूबेशन पीरियड दिया जा रहा है, कि अगर क्रोकोडाइल और एलिगेटर के एग्स को
मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस दिया गया तो उनका एग से जो इंडिविजुअल हैच होके निकलेगा वो मेल होगा, और वही 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो इंडिविजुअल किस में चेंज होगा, फीमेल में। ठीक है, एक और है एनिमल हमारा स्नेल। स्नेल का अगर बात किया जाए तो इसके केस में है कि अगर मोर देन, मतलब यहां पे हम लोग को मेल मिलेगा, मेल का नंबर काफी ज्यादा होगा किसी ग्रुप में, ग्रुप ऑफ स्नेल है और वहां केवल मेल है, काफी ज्यादा छोड़ दो, यहां पे मान लेते हैं कि केवल मेल इंडिविजुअल है। ठीक है, तो उस केस में कुछ मेल इंडिविजुअल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, फीमेल में। मतलब यहां आफ्टर बर्थ भी, इसमें तो था कि बिफोर बर्थ, बिफोर हैचिंग टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि वो इंडिविजुअल मेल है या फीमेल, लेकिन स्नेल के केस में तो ग्रुप ऑफ मेल रहेगा तो उसमें से कुछ मेल मेंबर अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर देता है ताकि मेल और फीमेल स्नेल एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सके, कॉपुलेशन कर सके, समझे। हाँ, लेकिन ये फीमेल बन जाने के बाद दोबारा मेल नहीं बनता है, ये नहीं होता। अगर मेल फीमेल में चेंज हो गया देन फीमेल मेल में अगेन कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे एनवायरमेंट में जैसा है कि नंबर ऑफ मेल्स ही केवल मिल रहा है तो मेल अपने आप को चेंज कर दिया फीमेल में। ठीक है, ताकि यहां पे रिप्रोडक्शन हो सके, कॉपुलेशन हो सके। ठीक है, और क्रोकोडाइल और एलिगेटर के केस में क्या है कि टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल कैसे बनेगा। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड। ठीक है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव सम एनिमल्स, गिव द नेम ऑफ सम एनिमल इन विच सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड। ठीक है, जेनेटिकली फिक्स का मतलब कि जो हमारे डीएनए में है उसी के अकॉर्डिंग उसका सेक्स रहेगा, आइदर मेल या फीमेल। ठीक है, लेकिन यहां पे इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर बन रहा है। ठीक है, यहां इन्वायरमेंट में ज्यादा मेल या ओनली मेल तो मेल फीमेल में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे एक को अगर टेम्परेचर ज्यादा मिल जाए तो मेल में, कम मिल जाए तो फीमेल में। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक इसी जगह पे एंड होगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे एंड है कि हेरिडिटी में हमको इतना ही पढ़ना था। ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, उसके बाद फिर जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, एंड फाइनली हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक इसी जगह पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगा एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।